Good morning, everyone. Today I am going to start the fourth chapter of Geography of Class 8, that's name Agriculture. बच्चों, आज हम आपके जियोग्राफी का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है एग्रीकल्चर उसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है। मैं पहले शॉर्ट में बता देता हूँ, देन हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या होगा। आपको इस वर्ड से ही पता चल गया होगा, एग्रीकल्चर मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे ही ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। जब भी किसी चीज़ का किसी चैप्टर का हेडिंग कुछ दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वो हेडिंग के बारे वो जो पूरा चैप्टर है उस हेडिंग पे ही बेस्ड है, यानी कि जो पूरा चैप्टर है एग्रीकल्चर पे ये चैप्टर बेस्ड होगा। इस पूरे चैप्टर में एग्रीकल्चर की ही चर्चा हुई होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक छोटी सी कहानी से। देखिए, गुरप्रीत, माधव और टीना गांव में टहलने जाते हैं। वहीं पर वो देखते हैं कि एक फार्मर लैंड को टाइल कर रहा है, मतलब खेत जोत रहा है। वो फार्मर उनसे बोलता है कि वह उस खेत में गेहूँ उगा रहा था और उसमें क्या कर रहा है, वो मैन्योर ऐड कर रहा है ताकि जो सॉइल है वो और ज़्यादा फर्टाइल हो सके, मतलब और ज़्यादा उपजाऊ हो सके। ही टोल्ड द चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन से कहा, उसने बच्चों से कहा, डैट द वीट वुड फेच अ गुड प्राइस इन द मंडी। उसने बच्चों से कहा कि जो वीट वो प्रोड्यूस कर रहा है, गेहूँ जो उगा रहा है, उसकी दाम उसे मंडी में बहुत अच्छी मिल जाती है। फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू द फैक्ट्रीज़, वहाँ से वो जो वीट है वो फैक्ट्रीज ले जाती है, वहाँ बनता है ब्रेड और बिस्किट फ्रॉम फ्लोर। मतलब पूरा प्रोसेस बताया है। अब किसान गेहूँ उगा रहा है, वो गेहूँ को वो जाकर मंडी में बेचता है, उस मंडी से वो गेहूँ फैक्ट्री में जाती है, उस फैक्ट्री से वहाँ बनता है फ्लोर मीन्स आटा, और उस आटे से बनता है बिस्किट और ब्रेड, जिसे आप लोग बहुत अच्छे से खाते हो, बहुत चाव से खाते हो, टेस्टी होता है ना। लेकिन गेहूं की कोई नाम ले ले तो आधे बच्चों को तो ये पता नहीं होगा गेहूं से ही ये सभी चीज़ें बनते हैं। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, इसमें 3 वर्ड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक है आपका फार्म, पहला वर्ड है फार्म, ये 3 वर्ड आएंगे। दूसरा है आपका फार्मर और तीसरा है आपका फार्मिंग। ठीक है, ये 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, फार्म, फार्मर, फार्मिंग, और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फार्म बच्चों वो एरिया जहाँ पर फार्मिंग होती है, मतलब कि वो क्षेत्र जहाँ पर खेती होती है, यानी कि आप सीधा सीधी इसको बोल सकते हो खेत। फार्म का मतलब होता है खेत, जहाँ पर किसान खेती करता है। फार्मर किसान, सभी जानते हो, मतलब कि जो अनाज उगाता है, हमारे अन्नदाता, उनको हम फार्मर बोल सकते हैं। नाउ फार्मिंग, और फार्मर जो काम करता है खेतों में उसी को बोलते हैं फार्मिंग, है ना, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड। फार्म और खेत, फार्म और प्लेस जहाँ फार्मर काम करता है, फार्म पे जो काम करता है वो कहलाता है फार्मर। फार्मर खेतों में जो काम करता है उसको बोलते हैं फार्मिंग। ठीक है, क्लियर है ये तीनों वर्ड? इन तीनों वर्ड में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। फार्म, फार्मर, फार्मिंग, क्योंकि ये तीनों वर्ड आगे आने वाले हैं इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. अब एक देखिए, जो एक प्लांट से लेकर फिनिश प्रोडक्ट्स तक जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है,
प्लांट से लेकर फिनिश प्रोडक्ट्स तक। अब यहाँ आप पूछोगे सर प्लांट से लेकर फिनिश प्रोडक्ट्स तक क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब मैंने आपको शुरू में ही यहाँ पर बताया था, किसान गेहूँ उगाया तो प्लांट में ही रहता है ना जी। अब उस गेहूँ को जाके मंडी में बेचा, पहला ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ से वो फैक्ट्री में पहुँचा, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। उस फैक्ट्री में उसे आटा बनाया गया, उस फैक्ट्री में उसे आटा में चेंज किया गया, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद उस फ्लोर से, आटे से बिस्किट बनाई गई, ब्रेड बनाई गई, चौथा ट्रांसफॉर्मेशन। अब वहाँ पर तो फिनिश प्रोडक्ट्स बन गया, लेकिन अब फैक्ट्री से तो हम लोग जाके खरीदते नहीं है सामान। अब वो फैक्ट्री से सामान आएगा दुकानों में, और हम वहाँ जाके सामान को खरीदेंगे। यानी ये पूरा प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हुआ, मतलब गेहूं को उगाने से लेकर उसका ब्रेड बनने तक, ब्रेड बनकर हम तक पहुंचने तक, ये सारी जो प्रोसेस है इसमें तीन एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं, जिसका नाम है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ना। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। किसान गेहूँ उगा रहा है या अनाज उगा रहा है, डैट इज़ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़। किसान गेहूँ अनाज कुछ भी उगा रहा है, माइनिंग कर रहा है, खुदाई कर रहा है, कोई गाय चरा रहा है, कोई भैंस चरा रहा है, दूध डेयरी बिजनेस में शामिल है, दैट इज़ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी। ओके, अब मान लो कोई चीज़ तैयार हो गया, जो डेयरी बिजनेस में है उसने दूध बना लिया, दूध प्रोड्यूस कर लिया। जो फार्मिंग में है वो उसने अनाज प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, अब उस अनाज को, मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़ की चीज़ को जब वो कंपनी को देता है, फैक्ट्रीज़ को सप्लाई करता है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, वो आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। मतलब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या शामिल किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को। क्लियर? मतलब कि अब जैसे उसने गेहूँ उगाया, प्राइमरी एक्टिविटीज़, फैक्ट्री में भेजा उसको ब्रेड बनाने के लिए, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब ब्रेड बनकर हम तक कैसे पहुँचेगा? बाय ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि परिवहन से, सर्विस सेक्टर से, दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, टर्सरी सर्विस। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, आप इसे पढ़ लेना इधर। ठीक है, यहाँ पूरा लिखा हुआ है, लेकिन मैंने शॉर्ट में बता दिया। मैं एक एक चीज़ पढ़ के बताऊँगा तो आप भी बोर हो जाओगे। आगे आते हैं। ये देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, एग्री और कल्चर। देखिए बच्चों, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। अब पहले आता है एग्रीकल्चर, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लिव स्टॉक। यानी एग्रीकल्चर में क्या क्या शामिल है? क्रॉप्स उगाना और लिव स्टॉक्स को रियर करवाना, मतलब कि पशुपालन। ठीक है, ये आता है आपका एग्रीकल्चर में, इसको हम फार्मिंग भी बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर जिसमें क्या शामिल है? फसलों का उत्पादन करना और पशुपालन करना। ठीक है, दूसरा है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में सिल्क वॉर्म का पालन करना शामिल किया जाता है। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर, ए फार्मर की इनकम को सप्लीमेंट करता है, मतलब फार्मर की इनकम को बढ़ाता है। ठीक है, पीसीकल्चर, फिश, पीसीकल्चर रिलेटेड टू फिश। विटिकल्चर रिलेटेड टू ग्रेप्स, ग्रेप्स के कल्टीवेशन, अंगूर की खेती। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या शामिल होता है? ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़ के लिए अगर आप वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स उगा रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो दैट इज़ कम अंडर कैटेगरी ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। अब फार्म सिस्टम, आप इसे पढ़िएगा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ इसे। फार्म सिस्टम, ये फार्म सिस्टम क्या है? फार्म पता है? खेत, सिस्टम, प्रोसेस। मतलब फार्म सिस्टम क्या होगा? मतलब फार्मिंग करने के लिए जो भी चीज़ किया जाता है, फार्मिंग करने के लिए जो भी प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फार्म सिस्टम। दैट इज, और यू कैन से दैट इज फार्म सिस्टम।
ठीक है ना। फार्म सिस्टम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फार्म and all the activities that is required for cultivation. Okay, next, अब यहाँ आते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं। दो टाइप में फार्मिंग को बांटा गया, दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? ऐसा फार्मिंग जो किसान केवल जिसमें किसान बस इतना ही अनाज प्रोड्यूस करता है जो उसके फैमिली के द्वारा कंज्यूम किए जाते हों। मतलब जितना उसकी फैमिली की ज़रूरत होती है उतना ही अनाज जब किसान प्रोड्यूस करता है, डैट इज़ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। मतलब सबसिस्टेंस फार्मिंग में केवल उतना ही उगाया जाता है, मतलब बेचने के उद्देश्य से हम काम नहीं करेंगे। ये नहीं कि हम ज़्यादा उगा देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब पुराने मेथड का यूज़ करेंगे खेती की जो पुरानी तकनीक है हम उसका यूज़ करेंगे, कोई नई तकनीक का यूज़ नहीं करेंगे। इतना पैसे कहाँ है जो हम नई तकनीक का यूज़ करेंगे? और नई तकनीक का यूज़ हम खुद की फैमिली को खाली खिलाने के लिए करेंगे? जी नहीं। देखिए लिखा भी है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। फार्मर्स फैमिली की जो नीड है उसे पूरा करने के लिए जो फार्मिंग करता है, डैट इज़ कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on a small output. लो लेवल टेक्नोलॉजी यूज़ किए जाते हैं, जैसे वो जो हल हुआ जो लकड़ी का बना हुआ होता है, वो बैल का यूज़ करना। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी दो भाग में बांटते हैं, एक है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और एक होता है प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस। पढ़ते हैं दोनों में क्या अंतर है। इंटेंसिव, in intensive subsistence farming, the farmers cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. इस फार्मिंग में क्या होता है, फार्मर्स एक छोटे से लैंड में, एक छोटे से खेत में साधारण मशीनों का यूज़ करके और ज़्यादा मज़दूरों का यूज़ करके खेती करता है। ठीक है, मतलब एक छोटे से जगह पर ही खेती करता है वो। अब छोटे से जगह पर खेती करता है तो सोच लीजिए कितना जो ग्रेन है प्रोड्यूस करेगा, इतनी कर पाएगा जितना उसकी फैमिली की नीड है। अब इसमें क्या क्या है, क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन, फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। अब जो क्लाइमेट है वो अब उस लैंड पे वो एक साल में एक ही क्रॉप उगाता है या एक से ज़्यादा क्रॉप उगाता है, ये डिपेंड करता है उस क्षेत्र के क्लाइमेट पे। वहाँ क्लाइमेट कैसा है, क्योंकि जैसा क्लाइमेट होगा वैसा एग्रीकल्चर होगा वहाँ पर, वैसा चीज़ प्रोड्यूस किया जाएगा वहाँ पर। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि साल भर में एक ही चीज़ का प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कहीं कहीं क्लाइमेट ऐसा होता है कि एक ही साल में तीन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है खेतों में। ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रीवेलेंट इन थिकी पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मानसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। अब ये कहाँ कहाँ विद्यमान है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ऐसी खेती कहाँ कहाँ होती है? तो ऐसे एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो और वो मानसून रीजन हो, मतलब वहाँ पर बारिश एकदम समय से होती हो। किस किस क्षेत्र में? साउथ ईस्ट, ईस्ट एशिया। ठीक, नेक्स्ट, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें शामिल है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हार्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एक नोमैडिक हार्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? शिफ्ट का मतलब जानते हो, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, बदल जाना, वही है इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पढ़ते हैं। सबसे पहले कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? अमेज़न बेसिन पे, ट्रॉपिकल अफ्रीका और पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। दीज आर द एरियाज ऑफ, ये जो एरिया है यहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाई फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। अब यहाँ जो लैंड पहले से बना नहीं होता है खेती के लिए, उसको बनाना पड़ता है, मतलब जंगल वंगल उसको काट उट के साफ उफ कर दिया, वहाँ पर खेती कर रहे हैं।
ठीक है, ए आता है, इसी को हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्ट कर दिए मतलब जंगल को शिफ्ट कर दिए लैंड में, जंगल को हटा दिए, अब वहाँ पर खेत बना दिए और वहाँ पर हम खेती कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग मतलब क्या होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने लिव स्टॉक को लेकर जाते हैं, और पता ही है जब वो पशुपालन कर रहे हैं तो उसको चराने के लिए अब गाय भैंस रखे हुए हैं, मवेशी रखे हुए हैं, तो खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो अन्न की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। नोमैडिक मतलब क्या, जो लोग एक दूसरे जगह भटकते रहते हैं, जिनका ठिकाना एक जगह नहीं होता है, जिनका परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता, नोमैडिक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम कॉमर्शियल फार्मिंग पे आते हैं। व्हाट इज कॉमर्शियल फार्मिंग? कॉमर्शियल फार्मिंग, इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। मतलब वही चीज़ है, खेती ही है, एनिमल्स यहाँ भी पशुपालन होता है, खेती होती है, लेकिन उद्देश्य दूसरा होता है। यहाँ पर उद्देश्य जो होता है उसे मार्केट में बेचना होता है और प्रॉफिट कमाना होता है। कॉमर्शियल रिलेटेड टू कॉमर्स, रिलेटेड टू मनी। ठीक है, मतलब जो मार्केट में बेचने के उद्देश्य से किया जाए, चाहे वो किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर आप लिव स्टॉक रियरिंग कर रहे हो, ये दोनों ही अगर मार्केट में बेचने के उद्देश्य से कर रहे हो तो ये कहलाएगा, ये आएगा आपके कॉमर्शियल फार्मिंग के अंडर। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। व्हीट एंड मेज आर कॉमन कॉमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स। व्हीट और मेज जो है कॉमन कॉमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स है, मतलब ये कॉमन अनाज है जिसे हम कॉमर्शियली पर्पस के लिए ग्रोन करते हैं, बेचने के उद्देश्य से ग्रोन करते हैं। किसान इसे बेचते होंगे तभी तो आज हमारे पास पहुंच पा रहा है। आटा हो गया, मेज हो गया, हमारे पास कैसे पहुंचता है, वो बेचेंगे तभी तो, यानी कॉमर्शियल फार्मिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग क्या होता है? मिक्स फार्मिंग से वर्ड से पता चला, सब चीज़ मिक्सिंग रूप से किया जाता है। जैसे लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लिव स्टॉक। लैंड का यूज फूड को ग्रो करने में भी किया जाता है, उसमें फोडर क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं और मवेशी को चराया भी जाता है। तीनों काम एक ही साथ हो रहा है, एक ही लैंड पे हो रहा है। बताइए कितना अच्छा है, तीनों काम एक ही जगह पे हो रहा है, इसी को बोलते हैं मिक्स। ओके, अब प्लांटेशन। व्हाट इज प्लांटेशन? प्लांटेशन आर टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन कॉमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है जिसमें वे सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन आर ग्रोन। प्लांटेशन कॉमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है जिसमें एक सिंगल क्रॉप ही एक बार में उगाया जाता है, जिसमें एक बार में केवल एक सिंगल क्रॉप ही उगाया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसे करने में, प्लांटेशन करने में बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर और कैपिटल की ज़रूरत होती है, मतलब पैसे की और श्रमिक की ज़रूरत होती है। द प्रोड्यूस मे be processed on the produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. The development of a transport network is thus essential for such farming. इस फार्मिंग के लिए ट्रांसपोर्ट नीडेड है, बिना उसके काम नहीं हो सकता। एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए चाहिए ना जी। मजदूर मेरे को अचानक से चाहिए तो हम कहाँ से लाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन होगा तभी तो, ट्रांसपोर्टेशन है तभी तो यूपी के मज़दूर और गुजरात के मज़दूर दिल्ली पहुंच जाते हैं, मुंबई पहुंच जाते हैं, पैदल थोड़ी पहुंचेंगे, हर बार लॉकडाउन थोड़ी होगा। अब मेजर क्रॉप्स पे आते हैं, जो मुख्य फसल है। अब क्या क्या है, अब देखते हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में। मेजर क्रॉप्स, राइस, सभी जानते हो राइस के बारे में। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। राइस पूरे विश्व का मेजर फूड क्रॉप है। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन का ये जो मुख्य डाइट है, मुख्य आहार है, इसके बिना लोग रह नहीं सकते हैं।
राइस को क्या चीज़ चाहिए? राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, मतलब जहाँ टेम्परेचर हाई होती है वहीं इसे ग्रोन किया जा सकता है। इसीलिए हमारे देश में गर्मियों के दिनों में इसकी बुआई होती है। इसको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और रेनफॉल चाहिए। मतलब इसके लिए, राइस के लिए 3 चीज़ तो इंपॉर्टेंट है। एक तो हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल। ये कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा उगता है? इट ग्रोज बेस्ड इन एलुवियल क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन रेन वाटर, विच कैन रिटेन वाटर। ये सबसे अच्छा उगता है एलुवियल सॉइल में और क्लेई सॉइल में। क्यों? क्योंकि वो उसमें इन दोनों सॉइल में वाटर को रिटेन करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए वहाँ उगता है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी चाहिए। तो ऐसे ही सॉइल इसके लिए फेवरेबल होगा जो ज़्यादा मात्रा में पानी को रिटेन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट। अभी कहाँ कहाँ होता है? देखिए, चाइना लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है राइस का कहाँ? चाइना में, उसके बाद इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम व्हीट पे। व्हीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। जहाँ राइस को हाई टेम्परेचर चाहिए वहीं व्हीट को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मतलब ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। एंड रेनफॉल भी इसको हल्का फुल्का चाहिए, हल्के फुल्का में काम चला लेता है। ठीक है, व्हीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली। ये कहाँ ग्रोन किया जाता है? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया। इंडिया में ठंडे के मौसम में ग्रोन होता है। तो व्हीट के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है? सबसे पहला तो इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। इसीलिए इंडिया में वो जो व्हीट है, गेहूँ, वो ठंडे के मौसम में उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। माइलेट्स मीन्स मोटे अनाज। माइलेट्स का मतलब होता है मोटे अनाज। मक्का हो गया। ओके, नेक्स्ट। मेज को क्या क्या चाहिए? मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। इसको ही मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और लॉट्स ऑफ सनसाइन, और सनसाइन तो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए इसको। मेज कहाँ ग्रोन किए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। इतने जगह पे होता है मेज़। हम लोग देखते होंगे तो लगता है केवल हमारे इंडिया में ही होता है मक्के की खेती, लेकिन ऐसी नहीं है, इंडिया के बाहर भी होती है। ठीक है, ये देख लो, मेज दिख रहा होगा, मक्के अभी खा भी रहे होगे आप सभी। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। आप कॉटन क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। कॉटन मीन्स व्हाट? वही रुई, दिया बत्ती में यूज़ करते हो, इससे कपड़े भी बनते हैं। ठीक है, इसको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, हल्की रेनफॉल चाहिए। ठीक, ये सबसे अच्छा ग्रो होता है किसमें? ब्लैक सॉइल पे। सबसे अच्छा ग्रो होता है ब्लैक सॉइल पे। ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है? चाइना, यूएसए, इंडिया। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब सूती कपड़ों की जो इंडस्ट्री है, वहाँ एक रॉ मटेरियल है, मतलब कि इसके बिना सूती कपड़ों का उत्पादन नहीं हो सकता, सूती कपड़ा नहीं बनाए जा सकते। ठीक, अब आते हैं जूट जानते होंगे, जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में अच्छा उगता है और इसको हाई टेम्परेचर चाहिए। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़, जूट को हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं, इस एलुवियल सॉइल में अच्छा उगता है और इसको टेम्परेचर क्या चाहिए? हाई। हैवी रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ठीक, दिस क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है जूट का? इंडिया और बांग्लादेश में। फिर आते हैं हम कॉफ़ी तो सभी जानते होंगे, पीते भी होंगे कॉफ़ी। ज़रा जान लेते हैं कॉफ़ी उगता कहाँ है, कैसे उगता है। ठीक है, कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। कॉफ़ी को गर्म और क्या नमी वाली क्लाइमेट चाहिए। एंड वेल ड्रेन लूमी सॉइल, और लूमी सॉइल में उगता है। हिल स्लॉप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। हिल स्लॉप, पहाड़ी जो स्लॉप होती है, वो जगह इसके लिए परफेक्ट होते हैं।
ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, मतलब सबसे ज़्यादा इसकी खेती कहाँ होती है? ब्राज़ील में। उसके बाद कोलंबिया, देन इंडिया। इंडिया थर्ड नंबर पे है कॉफ़ी के मामले में, कॉफ़ी को प्रोड्यूस करने के मामले में इंडिया थर्ड नंबर पे है। ओके, नेक्स्ट टी से भी आप लोग परिचित होंगे, हर घर में पिया जाता है, हर घर में लोग लेते हैं इसे। टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप, मतलब बेवरेज मतलब वही पेय पदार्थ जिसको हम पीने में यूज़ करते हैं। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, इसको ठंडी क्लाइमेट चाहिए। बताइए, वहीं कॉफ़ी को गर्म क्लाइमेट चाहिए, इसको ठंडा क्लाइमेट चाहिए, क्या बात है? दोनों को तो पीते ही हैं हम लोग, तो कोई अंतर भी नहीं समझते होंगे इसमें। कोई बात नहीं, आज कॉफ़ी मन करा कॉफ़ी पीते हैं, कल चाय मन करा चाय पियेंगे, लेकिन अंतर है भाई, देख लो। उसको गर्म क्लाइमेट चाहिए, उसको ठंडी क्लाइमेट चाहिए। एंड वेल डिस्ट्रीब्यूट हाई रेनफॉल, इसको हाई रेनफॉल भी चाहिए टी को, ठीक। अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फार्म इन इंडिया। इंडिया में फार्म कैसा होता है, इसमें देखिए इस पैरा में यही बताया गया है कि इंडिया में फार्म का टेक्निक क्या है, कितने बड़े खेतों में होता है, क्या क्या चीज़ में इंक्लूड होते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में जो इंडिया में खेती हुआ करता था, किसान ही नहीं देखते कि हम बड़े ही खेत में खेती करेंगे, उनके पास जो छोटा सा खेत है ना, वहाँ भी वो खेती कर लेंगे। हम इंडियंस बहुत चालाक होते हैं। और ये नहीं कि हमारे पास मशीन होगा तभी हम खेती करेंगे, जो है उसी में हम काम चलाना जानते हैं, भूखे नहीं मरने वाले हम सभी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हम छोटे से खेत में भी खेती करना जानते हैं, और उससे भी हम जो अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज उससे ले सकते हैं। हालांकि इंडिया में तीनों तरह के फार्मर्स विद्यमान है, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर, लार्ज फार्मर्स, ठीक है। इसीलिए फार्मर्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। स्मॉल फार्मर्स बहुत छोटा लैंड होता है, मीडियम फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स से ज़्यादा लैंड होता है, उनके पास खेत होता है। लार्ज फार्मर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा खेत होता है, जो अपने खेत में खेती खुद नहीं करते, किसी दूसरे से करवाते हैं। दूसरा कौन होगा? वही स्मॉल फार्मर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं फार्म इन यूएसए। अब इसमें क्या बताया गया, टेक्निक बताया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखिए, बताया जो यही गया है, मेन जो चीज़ है, द एवरेज साइज ऑफ फार्म का साइज बता रहा है, इज मच लार्जर दैन दैट ऑफ इंडियन फार्म। अब भारत में जो खेत होते हैं उससे बड़ा खेत यूएसए में होता है। अ टाइपिकल फार्म साइज इन द यूएसए इज 250 हेक्टेयर्स। अब बताओ, एक टिपिकल फार्म साइज जो होता है यूएसए में वो 250 हेक्टेयर्स का होता है। 250 हेक्टेयर समझ रहे हो? 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। 250 हेक्टेयर समझ लो। मतलब इतना बड़ा, मतलब कि टिपिकल, मतलब इतने बड़े बड़े क्षेत्रों में वहाँ खेती होती है, ठीक है। तो इंडिया से तो बड़ा ही हुआ। तो आपको यही बताया जा रहा है इसमें। प्लस वहाँ पर यूएसए में नई नई मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ होते होंगे, जो फार्मिंग टूल्स होते हैं वो यूज़ होते होंगे, तभी तो यूएसए एक रिच कंट्री है। हम गरीब क्यों हैं? हम बस अपने, इंडिया गरीब क्यों है? एक डेवलपिंग नेशन है इंडिया, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग नेशन है। क्यों? हम बस अपनी ज़रूरतों का काम करना जानते हैं, बस जो हमारी ज़रूरत है बस वही करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए आज हम किस पोजीशन में हैं आप सभी जानते ही हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर में आप देख सकते हो, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, चैप्टर के अंदर में ही बता दिया व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, और क्या क्या फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीकल्चर को। क्लाइमेट हो गए, लैंड हो गया, फार्मिंग टेक्निक हो गया। व्हाट इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जानते हो शिफ्ट किया जाता है, मतलब जंगल को खेत में तब्दील किया जाता है, ठीक है। कर लोगे सारे बच्चों? ये चैप्टर आपका बड़ा था, अब बहुत ही शॉर्ट में मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है इस चैप्टर को, ठीक है। कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, और आपको कोई दिक्कत हो, मतलब कुछ समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।